नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे एक बार फिर से। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अभी रीसेंट एक अपडेट के बारे में, जहाँ पर ये पता चलता है कि यूएस और ईरान के बीच में एक सीज फायर हो चुका है। एक टेम्पररी पीरियड के लिए एक सीज फायर अनाउंस करा गया है। बहरहाल सिचुएशन बीते कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा खराब चल रही थी दोनों ही देशों के बीच में और पूरे के पूरे हॉर्मस के स्ट्रेट पे, कि लग रहा था कि जो बातें यूएस कह रहा है कि भाई हम ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे, शायद वो उसको करने ही वाला था। लेकिन अब यहाँ पर एक सीज फायर हुआ है। उसके पीछे का क्या रीज़न है, क्यों यूएस और ईरान इस सीज फायर को मान चुके हैं, इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर आज जानने को मिलेगा। तो रिसेंट एक अपडेट आया जहाँ पे पता चलता है कि यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर की बातें शुरू हो गई हैं। और आज ही सुबह उन्होंने ये बात अनाउंस करी 8 अप्रैल को कि हम लोग सीज फायर करने वाले हैं। फॉर अ टेम्पररी पीरियड जो है वहाँ पे सीज फायर करा जाएगा। और इसी के बाद ईरान ने अपनी विक्ट्री यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि जी इसमें विक्ट्री कैसे हो सकती है, तो अगर जितने समय तक वो अपने आप को दूसरे देशों को रोक पा रहा है अपने ऊपर अटैक करने से, उसी को उसने अपने लिए एक विक्ट्री, सर्वाइवल को ही उसने अपने लिए विक्ट्री का ही एक सिंबल बना लिया है। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप जनरल स्टडीज का एक फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपके स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स, क्लियर फाउंडेशन आपकी डेवलप हो सके, और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप अपने आप को चाहते हैं कि मैं मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अपने आप को सिक्योर कर सकूं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ मैं जनरल स्टडीज को समझ सकूं, तो यहाँ पर हम आपके लिए ऑनलाइन मीडियम में लाइव क्लासेस का एक मीडियम लेकर आए हैं, जिसमें फैकल्टीज के साथ आप डायरेक्टली लाइव क्लासेस में इंटरेक्ट करेंगे। आपको प्रॉपर एक फाउंडेशन कोर्स दिया जाएगा जहाँ पे रेगुलर असेसमेंट्स होंगे, आपकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस होगा। और अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है और आपको लगता है कि आप रेगुलर लाइव क्लासेस नहीं कर सकते, तो आपके लिए एक और दूसरा ऑफर है, दैट इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसमें आप अपनी कन्वीनियंस से, अपने टाइम के हिसाब से आप वहाँ पर अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में ही एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप उत्तराखंड पीसीएस 2026 के एस्पिरेंट हैं, आप प्रिपरेशन कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये भी एक हमारी अपकमिंग टेस्ट सीरीज है जो हमारी शुरू हो रही है। इसमें 20 सेक्शनल टेस्ट है और 10 फुल लेंथ टेस्ट है। बिल्कुल उत्तराखंड पीसीएस के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उसके एग्जाम के पैटर्न के ऊपर ही इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन करा गया है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए हुए कांटेक्ट नंबर पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस मुद्दे को जरा समझते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बेसिकली ये पूरा का पूरा सिनारियो है क्या, दोनों साइड्स कैसे अग्री कर जाती हैं, क्या कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पे इन्होंने इसको एक्सेप्ट करा है, नेगोशिएशंस कितने लंबे समय तक चलने वाले हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ईरान ने सीज फायर के डिक्लेरेशन के बाद ही अपनी विक्ट्री को डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल है, कंटिन्यूस अग्रेशन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने यहाँ पर समझौते की बात करी। उन्होंने कहा कि हम फॉर अ टेम्पररी पीरियड, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये डिक्लेयर कर दिया था कि मैं ईरान की पूरी जो सिविलाइजेशन उसे खत्म कर दूंगा। ठीक है ना। बहरहाल जब ये वॉर शुरू हुआ था तो वॉर के दौरान ये कहा गया था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज करना है। ठीक है ना। लेकिन अब रिजीम चेंज की बात छोड़िए, यहाँ पर उसकी सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात करी गई। तो अब जब ये थोड़े पीरियड के लिए हमें सीज फायर या टेम्पररी पीरियड के लिए जो हमें समझौता दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं ईरान अपने रिस्पेक्ट में उसको विक्ट्री ही शो कर रहा है। तो 15 डेज का एक टेम्पररी सीज फायर है जो कंडीशनल है, दोनों तरफ पे ही बात करी गई है, और कुछ कंडीशंस हैं जो दोनों तरफ से, ईरान की तरफ से यूएस को और यूएस की तरफ से ईरान को माननी पड़ी हैं। फ्यूचर नेगोशिएशंस यहाँ पर करे जाएंगे 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में इस चीज के बारे में बात करी जाएगी। ईरान ने पहले भी कहा है कि वो डायरेक्ट नेगोशिएशंस नहीं करेगा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और यहाँ पर इसलिए इंटरमीडिएरी के तौर पे पाकिस्तान इस समय दिख रहा है कि भाई वो एक इंटरमीडिएरी का रोल प्ले कर रहा है। बट बहरहाल जो पिक्चर में दिख रहा है और जो हो रहा है वो रियलिटी नहीं है। ठीक है ना। तो एक तरफ से ये सीज फायर सिर्फ पॉज है, कोई परमानेंट पीस नहीं है जो दोनों देशों के बीच में हुआ है। सीज फायर नेसेसरी क्यों था? ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट एक लिमिट से बहुत ज्यादा आगे जा चुका था। ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यूएस और इजराइल ने कंटिन्यूस अटैक किया है, और इसके बाद जो ईरान की तरफ से रिटेलिएशन हुआ है उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू, प्रॉक्सी फोर्सेस के थ्रू, लेबनान में हिजबुल्लाह के थ्रू, वो अनप्रेसिडेंट था।
और वो कहीं ना कहीं बहुत मेजर लेवल पर यूएस और इजराइल को इम्पैक्ट कर रहा था, इसीलिए ये सीज फायर होना इस समय नेसेसरी था। प्रॉक्सीज इन्वॉल्वमेंट जैसे लेबनान, इराक, सीरिया में ये प्रोमिनेंटली बहुत लार्ज लेवल पे उसने रीजनल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट को वाइडन अप कर दिया था। इस वॉर का इम्पैक्ट हमें सिर्फ और सिर्फ इसी इलाके में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी देखने को मिला। ये वॉर का इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी में भी हमें मेजरली देखने को मिलता है। रीजन बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा पैसेज ईरान ने बंद करने की बात कर दी। उसने कहा कि ये पूरा पैसेज जो है वो मैं क्लोज कर रहा हूं और यहां से अगर कोई भी टैंकर्स मूव करते हैं तो उनको मुझे हेवी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। एक ग्लोबल प्रेशर भी है जो वहां से ट्रंप के ऊपर आने लग गया था, क्योंकि जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से क्रूड ऑयल, एलपीजी सप्लाईज, ये सब चीजें और ऐसे मल्टीपल जो चीजें हैं वो पास होती हैं। हम सिर्फ एलपीजी और क्रूड की बात नहीं कर सकते, मल्टीपल ऐसी चीजें हैं जिनको एक देश से दूसरे देश में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही पास किया जाता है। तो जैसे ही ये सीज फायर का अनाउंसमेंट होता है उसके बाद ऑयल के प्राइसेस भी $95 से नीचे आ गए, जो पहले $120 पर बैरल बढ़ चुके थे। अब सीज फायर की अगर अग्रीमेंट की बात करें तो वो 15 दिन तक वैलिड है, कंडीशनल है, सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, कंडीशनल है, बिना कंडीशंस की बात नहीं करी जाएगी, रिवर्सिबल है और कैन कोलैप्स इफ कंडीशंस फेल। अगर 10 अप्रैल को बातें नहीं हुई, समझौता नहीं हुआ इस्लामाबाद में, तो उसके बाद हो सकता है कि दोबारा से जो अभी सीज फायर की बात करी गई है वो वायलेट हो और दोबारा से वॉर जो है वो एस्केलेट कर जाए। मीडिएटर आपका पाकिस्तान है, नेगोशिएशन इस्लामाबाद में होगी। जो इमीडिएट कंडीशन यहाँ पे रखी गई थी वो ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान को टेम्पररी पीरियड के लिए ओपन करना पड़ेगा और यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि उसके बदले में मैं मेजर मिलिट्री स्ट्राइक्स जो है उनको भी यहाँ पर हॉल्ट कर रहा हूँ। दोनों साइड्स ने जब इन चीज़ों के बारे में बात करी, उसको समझा, तो टेम्पररी पीरियड के लिए यहाँ पर उसको रखा गया। बट ध्यान रखिएगा दोनों देशों में आज भी कोई ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ है। होने को हो सकता है कि अभी सीज फायर की बात करें अगले कुछ घंटों के अंदर दोबारा से वायलेशन कर दे, ठीक है ना। सो ईरान ने कुछ प्रपोजल्स रखे, उसने कहा कि मेरे अपने कुछ प्रपोजल्स है, पीस टॉक्स है जिनको आपको मानना पड़ेगा। सबसे पहली बात उसने क्या कही, मेजर डिमांड्स हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इराक, लेबनान और यमन के अंदर कंप्लीट सेसेशन ऑफ वॉर होना चाहिए। कंप्लीटली यहाँ पर वॉर जो है इराक, लेबनान और यमन के अंदर रुक जाना चाहिए। परमानेंट एंड टू अटैक्स ऑन ईरान, अभी ईरान के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं वो अटैक्स हमें बंद करने पड़ेंगे। जितने भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसमें ईरान इन्वॉल्व्ड है उसको भी साथ साथ ही खत्म करना पड़ेगा। साथ में ही ईरान को ये कहा गया कि हम आपकी अगर कुछ डिमांड्स को मान रहे हैं तो आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना पड़ेगा। साथ ही साथ नेविगेशन, वहां से जितनी भी शिप्स हैं जो पास होंगी उनको सिक्योरिटी गारंटी, क्योंकि देखिए जब शिप पास होती हैं तो वो अपना इंश्योरेंस कवर लेके चलती हैं। जितना ज्यादा रिस्क होगा एक शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करने के लिए, उसका इंश्योरेंस कवर उतना ज्यादा महंगा होगा और उस शिप के अंदर जो भी कमोडिटी होगी, जो भी प्रोडक्ट होगा वो भी उसके हिसाब से महंगा हो जाएगा। तो ये भी बात रखी गई कि जो भी नेविगेशन शिप्स हैं, जितनी भी शिप्स वहां से जाएंगी उनको सिक्योरिटी गारंटी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो ग्लोबल एनर्जी रूट्स हैं उनका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो रीजन क्योंकि एस्केलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। ईरान ने क्या डिमांड करी है कि उसे फुल रिकंस्ट्रक्शन का वो कहता है कि भाई आपने ईरान में जितना डिस्ट्रक्शन करा है उस सबका मुझे क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए। मैं उसके बिना नहीं मानूंगा क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, उसका अर्बन लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुआ है, इकोनॉमिक लॉसेज हुए हैं। तो कहता है रीबिल्ड करने के लिए आपको मुझे लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए और सालों तक आपको मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। साथ ही साथ उसकी दूसरी डिमांड क्या कही है कि आप मुझे इंटरनेशनल सैंक्शंस का कंप्लीट रिमूवल चाहिए। सैंक्शंस कंप्लीटली खत्म होने चाहिए बिकॉज सैंक्शंस जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमारे ट्रेड को, ऑयल एक्सपोर्ट्स को और इकोनॉमिक रिकवरी को। तो सैंक्शन रिमूवल में अलाउ कंट्रीज लाइक इंडिया टू रिज्यूम ईरानियन ऑयल इंपोर्ट्स। ठीक है, अब ये हटेगा तो इंडिया जो है वो अपने ऑयल इंपोर्ट्स दोबारा से यहाँ से शुरू कर सकता है, लेकिन ये नहीं पता कि कितने समय तक इसे शुरू कर पाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं उनको भी रिलीज करने की बात करी गई है, जिसको वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम ने यहाँ पे ब्लॉक करके रखा है। पैरेलली उसने क्या कहा कि ईरान ने कहा है कि मैं नेगोशिएट करने को तैयार हूं न्यूक्लियर वेपन्स के पोसेशंस को, बट कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। ये मेजर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेप है। तो वो कहता है कि आई एम विलिंग टू नेगोशिएट, इट डज नॉट सीक न्यूक्लियर वेपन्स पोसेशन। ठीक है ना। साथ में ही ईरान ने इसके साथ ये कहा जा रहा है कि भाई ईरान ने तो अपनी बातें रखी हैं, यूएस अपनी बात रख रहा है, दोनों में थोड़ा सा नेगोशिएशन होगा, थोड़े समय के लिए सीज फायर हुआ, तो ईरान ने अपने आप को विक्ट्री क्यों डिक्लेयर कर दी है। सबसे पहले
उसने नेगोशिएट किया है वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर से। एक अपने आप में ही यूएस के साथ नेगोशिएट करना, उसे उस टर्म्स एंड कंडीशन पे लेकर आना जहां ट्रम्प को बार बार ये कहा जा रहा था कि अगर वर्ल्ड में आप ऐसा वॉर कर रहे हो तो आपके ऊपर बहुत सीरियस चार्जेस लग सकते हैं, और ट्रम्प ने कहा था मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यूनाइटेड स्टेट्स को उसने फोर्स किया है कि आप इन टॉक्स में आइए, उसने प्रिवेंट करा है रिजीम कोलैप्स को, और जो नेगोशिएशंस हैं वो यहाँ पर हुए हैं, तो इसलिए वो डिक्लेयर कर रहा है कि भाई मैं जीता हूँ। उससे साथ साथ ये भी कहा है कि अगर मेरी बातें नहीं मानी गई तो मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा से बंद कर दूंगा, जिसकी वजह से पहले भी ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुए, एनर्जी क्राइसिस की प्रॉब्लम हुई, और ये आने वाले जितना लंबा देखिए ये वॉर खिंचेगा उतना ज्यादा लंबा क्राइसिस भी पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के लिए बढ़ेंगे। तो वो क्या कह रहा है कि सर्वाइवल इज इक्वल टू विक्ट्री, ठीक है ना। ईरान का सर्वाइवल ही उसका स्ट्रैटेजिक विक्ट्री है, ठीक है। कंट्री भले इस समय वीक हो चुकी है बट वो स्ट्रॉन्ग पावर के अगेंस्ट अपने आप को सर्वाइव कर पा रही है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई हम एसिमेट्रिक वॉरफेयर में हैं, जहां पर अगर हम सर्वाइव कर पा रहे हैं यूएस के अगेंस्ट तो हम जीत गए हैं एक्चुअली में। साथ ही साथ यूएस ने भी यहाँ पर एक्सेप्ट करा है, रीजन क्योंकि ग्लोबल प्रेशर है, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मार्केट बहुत अनस्टेबल हो चुकी है इस समय ही। जब से ये न्यूज आई है तब से अगर आप स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो उनका जो फ्लक्चुएशन है वो भी हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा रैपिड फ्लक्चुएशन है मार्केट के अंदर, जो अभी तक बिल्कुल डाउन फ्लोर पर जा रही थी अब वो धीरे धीरे करके रिवाइव करी है। साथ ही साथ यूएस में इस समय मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं, और अगर ऐसा रीजनल वॉर में रिस्क रहता है तो फिर कहीं ना कहीं पूरी की पूरी हो सकता है ट्रम्प की गवर्नमेंट ही वाइप ऑफ ना हो जाए, तो वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक डर है यूनाइटेड स्टेट्स में। साथ में ही ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे इलाकों में फैल चुका है, मिडिल ईस्ट रीजन में, गल्फ कंट्री में, पॉसिबल एक्सकेलेशन हो सकता था चाइना और रशिया के साथ भी, तो इसको रोकने के लिए भी जरूरी है कि थोड़े समय का एक सीज फायर लिया जाए। अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ईरान ने मिसाइल्स का, ड्रोन्स का, प्रॉक्सी फोर्सेस का, सब चीजों का इस्तेमाल करा है मिडिल ईस्ट में। आपके यूएस पे तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि यूएस बहुत दूर है और उसके पास उस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इतने दूर तक जाकर अटैक कर सके। बस इजराइल में, मिडिल ईस्ट में उसने बहुत डिस्ट्रक्शन दिया है। कोई क्विक विक्ट्री पॉसिबल नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, दिख रहा है। जैसा हम देखते हैं कि वो अवॉइड करना चाहता है वियतनाम या अफगानिस्तान जैसी सिचुएशन को। अगर यूएस का इतिहास उठा के देखें हम तो हमें समझ में आता है कि वो कहीं ना कहीं उस तरीके की सिचुएशन को भी अवॉइड करना चाहता है। बहरहाल सीज फायर एक फ्रेजाइल नोट पे है इस समय, क्योंकि मेजर अनरिजॉल्व्ड इश्यूज आज भी हैं, जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम का नेगोशिएशन, क्या सैंक्शंस रिमूव करे जाएंगे, क्या यूएस ट्रूप्स का विड्रॉल होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे क्या अब आने वाले समय में कोई कंट्रोल परमानेंटली आपका ईरान का ही हो जाएगा। तो किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए अभी जरूरी है कि सीज फायर करा जाए। करंट सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें, सीज फायर होने के बाद भी मिलिट्री फोर्सेस वहीं पे डिप्लॉयड रहेंगी, प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिव रहेंगे और ईरान जो है वो हाई अलर्ट पे है। तो सिचुएशन अभी भी सेंसिटिव और अनसर्टन है, इसलिए हम इसको पीस समझने की गलती नहीं कर सकते हैं। तो सीज फायर ये बताता है कि परमानेंट पीस नहीं है, एक टेम्पररी पॉज है। फ्यूचर में पता चलेगा, अभी जो नेगोशिएशंस होने वाले हैं 10 अप्रैल को, उसमें क्या होगा, रीजनल स्टेबिलिटी कैसे आएगी, क्या कमिटमेंट्स के ऊपर बात करी जाती है। तो कुछ हफ्ते आने वाले समय में कुछ क्रिटिकल है हमारे लिए भी, और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिए कैसे उभर कर सामने आते हैं वो भी हमें आगे पता चलेगा। ओके, सो ये हम लोगों ने यहाँ पर इसका पूरा एनालिसिस करा है कि क्या रीजन है कि यूएस के ऊपर प्रेशर बना है और सीज फायर करना पड़ा यहाँ पर, और ईरान अपने आप को क्यों विक्ट्रियल स्टेट में कंसिडर कर रहा है। उन सब चीज़ों के बारे में ही हम लोगों ने यहाँ पर इस वीडियो में बात करी। तो आई होप आपको ये वीडियो में सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और ऐसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट, रेगुलर इन्फॉर्मेशन, आपके एग्जाम्स और करंट रिलेटेड अपडेट्स जो है वो आपको साथ साथ यहाँ से मिलते रहें। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट्स में अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।